और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है। राजौरी में सेना के कैंप पर फायरिंग हुई है। फायरिंग में सेना का एक जवान भी घायल हुआ है। सेना के कैंप पर आतंकियों ने हमला किया है। तो जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी खबर है। फायरिंग में सेना का एक और जवान घायल हुआ। सेना के कैंप पर आतंकियों ने बोला हमला। देखिए लगातार आतंक के खात्मे के लिए आपने देखा कि एक्स्ट्रा फोर्सेस वहां पर तैनात की गई, उनको डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा भी और लगातार प्लान्स पर काम किया जा रहा है। लेकिन इस बीच सेना के कैंप पर आतंकियों ने हमला बोल दिया है। एक बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। राजौरी में सेना के कैंप पर फायरिंग हुई है, जिसमें एक जवान के घायल होने की सूचना है। कैंप पर फायरिंग, बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू कश्मीर से। देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि अगर पिछले एक महीने की ही बात करते हैं तो आधा दर्जन से ज्यादा मामले सामने आए हैं आतंकियों के हमले के। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। सेना के कैंप पर आतंकियों ने हमला बोला है। जवाबी कार्रवाई में आतंकियों को खदेड़ा भी गया। गोलीबारी लगातार जारी है। राजौरी में भारतीय सेना के कैंप पर आतंकी हमला, फायरिंग में सेना का एक जवान घायल, बड़ी खबर है इस वक्त की। और देखिए राजौरी के सुदूर गांव में सेना पिकेट पर बड़ा आतंकी हमला नाकाम कर दिया गया। फायरिंग लगातार चल रही है। ऑपरेशंस लगातार प्रोग्रेस में है। खवास राजौरी में भारतीय सेना के कैंप पर आतंकियों ने हमला बोला। सुबह सुबह हुए इस हमले का जवाब भी दिया गया। आतंकियों को खदेड़ने के लिए सेना ने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया। गोलीबारी लगातार जारी है। राजौरी के सुदूर गांव में सेना पिकेट पर बड़ा आतंकी हमला नाकाम कर दिया गया। फायरिंग चल रही है, ऑपरेशन प्रोसेस पर है। और वहीं आज से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। लोकसभा में रखी जाएगी आर्थिक सर्वे रिपोर्ट। वित्त मंत्री आर्थिक सर्वे रिपोर्ट सदन में रखेंगी कल संसद में, क्योंकि पेश होना है बजट सत्र में हंगामे की जमीन तैयार हो चुकी है। कल सर्वदलीय बैठक हुई और इस बैठक में तमाम एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, इंडिया के जितने भी घटक दल हैं, सभी पहुंचे। संसद का बजट सत्र आज से हो रहा है और नीट और मणिपुर हिंसा का जो मामला है उस पर कांग्रेस अड़ी है। पिछली बार भी जब सदन चल रहा था उस दौरान भी नीट का मामला इतना ज्यादा गर्मा है कि दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा। बार बार कार्यवाही में बाधा आ रही थी। आंध्र प्रदेश, बिहार, ओडिशा को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर क्षेत्रीय दल अब कहीं न कहीं कमर कसते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में हाल ही में जो कांवड़ यात्रा को लेकर मार्ग पर दुकानदार के नाम लिखे जाने का आदेश हुआ, उसका भी विपक्ष जमकर विरोध कर रहा है। तो ये तमाम वो मुद्दे हैं जो इस वक्त सदन में गूंज सकते हैं, सदन में मामले ये सामने आ सकते हैं। बैठक में कल जो बैठक हुई इसमें 44 दल, उसके 55 नेता शामिल हुए। सरकार ने हर मुद्दे पर सकारात्मक चर्चा का आश्वासन दिया है। तो आज से ये जो सत्र शुरू हो रहा है 12 अगस्त तक चलेगा। बजट सत्र में कुल 19 बैठकें होनी है। बढ़ते खबरों में आगे, और आज से बिहार विधानसभा का मानसून सत्र 26 जुलाई को पेश किया जाएगा। अनुपूरक बजट, वित्तीय वर्ष 2024-25 का अनुपूरक बजट पेश होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, सत्ता पक्ष को घेरने के लिए विपक्ष ने रणनीति बनाई है। तो सरकार को घेरने के लिए विपक्ष की रणनीति एक तरफ तैयार। तो बिहार का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, बिहार का मानसून सत्र आज से शुरू और विपक्ष की पूरी तैयारी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 का अनुपूरक बजट पेश होगा और ऐसे में कई ऐसे मुद्दे जिसे लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज से बिहार विधानसभा का मानसून सत्र सदन में आएगा। एंटी पेपर लीक कानून, क्राइम के मुद्दे पर सरकार को विपक्ष घेरती नजर आने वाली है। तो ये बड़ी जानकारी। 22 से 26 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी और सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने सभी पार्टी के नेताओं और अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। मानसून सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। एक तरफ विपक्ष राज्य में लगातार बढ़ते अपराध, पेपर लीक और एक के बाद एक गिरते पुल पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ सरकार राज्य में एंटी पेपर लीक बिल समेत कई अहम बिल को सदन में रखने की तैयारी में है। मानसून सत्र के पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष का संबोधन होगा। इसके बाद रुपौली विधानसभा उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे शंकर सिंह का शपथ ग्रहण किया जाएगा और इसके बाद राज्य सरकार की तरफ से अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज से शुरू होगा उड़ीसा विधानसभा का सत्र। राज्यपाल के अभिभाषण से होगी विधानसभा की शुरुआत। 25 जुलाई को पेश होगा बीजेपी सरकार का पहला बजट। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। विधानसभा में सीएम मोहन चरण मांझी पेश करेंगे बजट। और देखिए, उड़ीसा की 17वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है, लेकिन इसके हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं, क्योंकि विपक्षी बीजू जनता दल
पुरी राजभवन में एक सरकारी कर्मचारी पर कथित हमले और रथ यात्रा के कुप्रबंधन सहित कई मुद्दों पर सत्तारूढ़ पार्टी को घेरेगी। और देखिए किस तरीके से इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है विपक्ष की तरफ से। दरअसल शनिवार शाम हुई विधायक दल की बैठक में मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान कथित कुप्रबंधन, राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति, पुरी में राजभवन में एक सहायक सुरक्षा अधिकारी यानी कि एएसओ पर हमला और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि सहित अन्य मुद्दों को सत्र में उठाने का फैसला लिया है। ये वो अहम मुद्दे हैं जिनको आज विपक्ष की तरफ से उठाया जाएगा। तो वहीं बीजेपी की मुख्य सचेतक की तरफ से भी ये कहा गया था कि भाजपा ने चुनाव से पहले 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने और धान पर एमएसपी देने सहित कई वादे किए थे। हम देखेंगे कि नई सरकार इन अपेक्षाओं को पूरा करती है या फिर नहीं। और ऐसे में 25 जुलाई को पेश होगा बीजेपी सरकार का पहला बजट। और आगे बढ़ के बात होगी ब्रजमंडल यात्रा की। हरियाणा में ब्रजमंडल यात्रा के चलते नूह में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। आज शाम 6 बजे तक नूह में इंटरनेट बंद रहेगा। आज हरियाणा के नूह में निकलेगी ब्रजमंडल यात्रा। सुरक्षा के चलते हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है। पिछली दफा आपको याद होगा नूह में ब्रजमंडल यात्रा के दौरान में किस तरीके से गोलियां चली थी और उसके बाद में वो खौफनाक मंजर लोगों ने बयां किया था। लोगों की जान गई थी, छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, महिलाएं और सभी लोगों ने मंदिर में जाकर शरण ली थी। लगातार चारों तरफ से गोलियां चल रही थी और ऐसे में इस बार तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा से पहले नूह जिले में मोबाइल इंटरनेट और एक साथ कई लोगों को एसएमएस भेजने की सेवाओं को 24 घंटे के लिए स्थगित करने का रविवार को आदेश दिया। पिछले साल इस यात्रा के दौरान हिंसा हुई थी। हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह अनुराग रस्तोगी के आदेश के मुताबिक जिले में जो इंटरनेट सेवा है रविवार शाम 6 बजे से सोमवार के शाम 6 बजे तक स्थगित रहेगी। हरियाणा के अतिरिक्त डीजीपी, सीआईडी और एक उपायुक्त के फीडबैक पर जारी आदेश में कहा गया, नूह जिले में तनाव, गड़बड़ी, आंदोलन, सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सार्वजनिक शांति सौहार्द बिगाड़ने की आशंका है और ऐसे में ये आदेश पारित किया गया। इसी आदेश के तहत में अब व्हाट्सएप पर मैसेजेस जो है वो नहीं भेजे जा सकते हैं। इस तरीके से जो मैसेजेस सर्कुलेट हुए थे पिछली बार, क्योंकि आपको याद होगा कई जब खुलासे हुए नूह की हिंसा को लेकर तो कई चौंकाने वाले खुलासे थे और अब उसी को लेकर इस बार तमाम एहतियात बरते जा रहे। इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है, किसी भी हथियार को ले जाने की इजाजत नहीं है, यहाँ तक कि लाठी डंडे तक ले जाने की इजाजत नहीं है। ब्रजमंडल यात्रा को लेकर नूह में इंटरनेट सेवा बंद है और तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। और अब चलिए शुरुआत करते हैं अखबारों की। फ्रंट पेज की बात करें तो बजट सत्र से पहले जो कल सर्वदलीय बैठक हुई उसका जिक्र है और इसमें कुल 44 दल के 55 नेता कल शामिल हुए। सरकार ने हर मुद्दे पर सकारात्मक चर्चा का आश्वासन दिया है। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, असदुद्दीन ओवैसी समेत तमाम दिग्गज इस बैठक में मौजूद रहे और इस बैठक में चर्चा की गई है हर एक मुद्दे पर, क्योंकि आज यानी कि 22 जुलाई से ये जो सत्र है वो शुरू हो रहा है, 12 अगस्त तक चलेगा। कुल 19 बैठकें इसमें होने वाली हैं। दरअसल आपको बता दें कि बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तीसरे कार्यकाल का पहला बजट कल पेश करने वाली। इसके माध्यम से सरकार अगले 5 साल का रोड मैप बताएगी, इंगित करेगी। लेकिन विपक्षी दल भी सियासी हिसाब किताब लेकर बैठे हुए हैं क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि इस बार गर्मा सकते हैं, जिसमें सबसे पहला मामला नीट, मणिपुर, ये ऐसे मामले जिस पर हंगामा हो सकता है। आपको याद होगा जो पहला सत्र था वो हंगामे की भेंट चढ़ गया था और उसी पर चर्चा के लिए कांग्रेस फिर से अब अड़ी हुई है। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट सोमवार को नीट पर भी एक तरफ फैसला सुना सकता है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जो कांवड़ यात्रा को लेकर आदेश दिया गया है वो मुद्दा गर्मा सकता है। तो कुल मिलाकर बजट सत्र को सुचारू संचालन के लिए कल सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और इस बैठक में तमाम बड़े चेहरे मौजूद थे। सरकार की तरफ से बताया गया कि 22 जुलाई से 12 अगस्त तक कुल 19 बैठकें होने वाली हैं। 22 जुलाई को आर्थिक सर्वेक्षण और 23 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा। इसके अलावा 6 विधेयक भी संसद में प्रस्तुत किए जाने उसका जिक्र भी कल इस बैठक में हुआ है। सरकार ने सभी दल से सत्र के सुचारू संचालन के लिए सहयोग मांगते हुए आश्वस्त किया है कि हर आवश्यक मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। लेकिन इस चर्चा के दौरान विपक्षी दलों के नेताओं ने जिस तरह से मुद्दों को प्रमुखता से रखा है उससे साफ है और उससे साफ ये संकेत मिलते हैं कि सत्र इस बार भी हंगामेदार रह सकता है। हालांकि सोर्सेज ने बताया है कि कांग्रेस लोकसभा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को देने की मांग पर भी लगातार अड़ा हुआ है, अडिग है। तो ये तमाम मुद्दों को लेकर इस बार फिर से संसद का सत्र हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। बढ़ते हैं आगे और बात बजट सत्र की ही करेंगे, जहां बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक हुई यानी कि ऑल पार्टी मीटिंग और संसदीय कार्य मंत्री
किरण रिजिजू की प्रतिक्रिया सामने आई। बैठक में 44 दलों के 55 नेता शामिल हुए। उनका ये स्टेटमेंट सामने आया और संसद में विपक्ष को पीएम मोदी को सुनना चाहिए, किरण रिजिजू ने कहा है। और सर्वदलीय बैठक में उपयोगी चर्चा हुई है। कई सदस्यों ने कई अहम मुद्दे उठाए और कल सदन में आर्थिक सर्वे पेश होगा। लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रतिबद्ध विपक्ष से संसद की कार्यवाही से सहयोग की अपील की है और साथ ही साथ सर्वदलीय बैठक के बाद बोले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। इन तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। हमारा बहुत उपयोगी चर्चा हुई। मैं सबसे पहले जितने पॉलिटिकल पार्टीज के पार्लियामेंट में फ्लोर लीडर्स हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आज मीटिंग में पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छे सुझाव भी दिए हैं। कुल मिलाकर के 44 पार्टीज का, भारतीय जनता पार्टी को मिला करके 44 पॉलिटिकल पार्टीज का पार्टिसिपेशन आज ऑल पार्टी मीटिंग में हुई। कुल मिलाकर के लीडर्स का आज बैठक हुई। हमने डिटेल में सारा पॉलिटिकल पार्टी के फ्लोर लीडर्स से उनका मत को लिया, सुझाव को लिया, हमने नोट किया और आग्रह भी किया कि हम मिल के बजट सेशन को अच्छी तरह से हम चलाएंगे और पार्लियामेंट को सुचारू रूप से चलाना ये सरकार में जो है उनका भी जिम्मेदारी है और विपक्ष में जो सदस्य है उनका भी जिम्मेदारी है। हम मिल करके अच्छी तरह से बजट सेशन को चलाएंगे, ऐसा हमारा अपील है। तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा है कि सभी पार्टियों से सहयोग मांगा है, पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने साफ कर दिया है कि विपक्ष को संसद में मुद्दे उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए। वहीं राजद ने सर्वदलीय बैठक में बिहार को विशेष पैकेज का भी मुद्दा उठाया और देखिए अखबारों में भी इसका जिक्र है। मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने तीखे तेवर दिखाए और कावड़ मार्ग पर दाम का मुद्दा संसद में उठेगा और इसी हेडलाइन के साथ अखबारों में जिक्र है। देखिए 55 नेता 44 दलों की सर्वदलीय बैठक में मौजूद रहे। 23 जुलाई को वित्त मंत्री लगातार 7वीं बार बजट पेश करने जा रही हैं और 22 जुलाई से शुरू होकर ये सत्र 12 अगस्त तक चलेगा और 19 बैठकें मानसून सत्र के दौरान होगी। सरकार चर्चा को तैयार है। किरण रिजिजू का 2 टूक निर्धारित नियमों के तहत हर मुद्दे पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है। कांग्रेस ने कहा कि विपक्ष के मुद्दे साफ, अब सरकार तय करे वह सदन कैसे चलाना चाहती है। जेडीयू ने केंद्र को नेपाल सरकार से बात कर बाढ़ रोकने के लिए बांध बनाने की मांग की है। देखिए और जो 6 विधेयक का जिक्र हम कर रहे थे वो क्या क्या है। आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024, बॉयलर विधेयक 2024, भारतीय वायुयान विधेयक 2024, साथ ही कॉफी विधेयक 2024, रबर संवर्धन और विकास विधेयक 2024 और जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र बजट, ये जो विधेयक है इस सत्र में लाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन। कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। भारत पहली बार विश्व धरोहर समिति की कर रहा है मेजबानी और ऐसे में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जब कल उद्घाटन किया गया विश्व धरोहर समिति की, उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कई बातों का जिक्र किया गया। विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र क्योंकि कल शुरू हो चुका है और इसका आयोजन नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में किया गया। सत्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस दौरान समारोह में यूनेस्को की महानिदेशक आड्रे अजोले भी मौजूद रही। आपको ये बता दें कि भारत पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी कर रहा है और ऐसे में कल की जो तस्वीरें थी किस तरीके से पूरी तैयारी की गई थी वो हमने आपको दिखाया। आपको बता दें कि विश्व धरोहर समिति के 10 दिन चलने वाले 46वें सत्र का शुभारंभ हो चुका है। 10 दिनों तक ये चलेगा और ऐसे में भारत पहली बार इसकी मेज़बानी कर रहा है, बैठक की मेज़बानी कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जब इसका उद्घाटन किया गया मंच की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए पीएम मोदी ने भारत की प्राचीन विरासत को इतिहास से अधिक एक उत्कृष्ट विज्ञान इंजीनियरिंग के ज्ञान का भंडार बताया और कहा कि यह विरासत स्वयं के लिए नहीं बल्कि विश्व कल्याण के लिए है। चलिए आगे बढ़ते बात होगी आईएमओ में भारत के शानदार प्रदर्शन की। पीएम ने बधाई दी और भारत को अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में 4था स्थान मिला है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर बधाई लिखी और लिखा ये उपलब्धि कई अन्य युवाओं को प्रेरित करेगी। तो आईएमओ में भारत का शानदार प्रदर्शन जिस पर पीएम मोदी ने शुभकामनाएं दी, बधाई दी और इसे प्रेरणादायी बताया। उन्होंने लिखा कि ये आगे कई और युवाओं को प्रेरणा देगा।
और अब आगे बढ़ेंगे क्योंकि आज सावन का महीना और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए सावन के पहले सोमवार की शुभकामनाएं दी हैं। सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, सभी को सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो, ये कहते हुए सीएम योगी प्रदेशवासियों को सावन के सोमवार की शुभकामनाएं एक्स पर पोस्ट करके उनके द्वारा दी जा रही हैं। और ये पोस्ट भी आपको हम दिखा रहे हैं सीएम योगी की तरफ से जो पोस्ट किया गया है, क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है और ऐसे में और शुरुआत भी आज से ही सावन की हो रही, तो अपने आप में बेहद खास आज का महत्व है और ऐसे में सभी को सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, ये सीएम योगी की तरफ से इस ट्वीट में लिखा गया है। बिल्कुल, ट्वीट करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा है, देवादिदेव महादेव के परम प्रिय श्रावण मास और श्रावण मास के प्रथम दिन सोमवार की प्रदेशवासियों और सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई। देखिए, आज से सावन महीने की शुरुआत हो गई है और सावन का पहला सोमवार आज है। ऐसे में मंदिरों में, शिवालयों में भारी संख्या जो है वो भक्तों की नजर आ रही है। भोले बाबा का जलाभिषेक किया जा रहा, विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है। और देखिए, लगातार भारत 24 सुबह से आपको वो तस्वीरें दिखा रहा है कि सोमवार के दिन यानी कि सावन की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में जो उत्साह है वो अलग अलग जगहों पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब इन 6 तस्वीरों के जरिए देखिए किस तरह से हर जगह हर हर महादेव की गूंज है। मुजफ्फरपुर की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, जहां मंदिर में देखिए भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए। देवघर की तस्वीर देखिए, देवघर में श्रावणी मेले की शुरुआत हो गई है सावन महीने के साथ साथ और ऐसे में बाबा वैद्यनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए कतारबद्ध देखिए लोग किस तरह से वहां पर नजर आ रहे हैं। उज्जैन की तस्वीर, जहां महाकाल की आरती विधि विधान के साथ पूजा अर्चना, दुग्धाभिषेक किया गया है। त्र्यंबकेश्वर की भी ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। इसी के साथ अलग अलग जगहों से ये तस्वीर, जहां हर हर महादेव की गूंज के साथ लोग भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। बिल्कुल, तो 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मुजफ्फरपुर, उज्जैन, देवघर और त्र्यंबकेश्वर की तस्वीरें देखिए किस तरीके से सुबह सुबह भक्तों की लंबी कतार मंदिरों में नजर आ रही है। हरिद्वार से इस वक्त हरीश थपलियाल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ लाइव। हरीश, क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है और ऐसे में भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में उमड़ रही है। हरिद्वार की बात करें, क्योंकि आस्था की डुबकी लगाने भी यहाँ पर लोग आते हैं, कांवड़ यात्रा लेके भी जो कांवड़ियां हैं वो पहुंच रहे हैं। क्या तस्वीर वहां से, किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है? देखिए, इस वक्त हम भगवान शंकर की ससुराल कनखल में मौजूद हैं, जो हरिद्वार जिले में, और यहाँ पर दक्षेश्वर मंदिर के पास हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए। और सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बड़ी बात यह है कि सावन मास में कांवड़ यात्रा का बहुत महत्व है। प्रत्येक वर्ष करोड़ों श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए इस पवित्र पावन यात्रा के लिए निकलते हैं और अपने अभिष्ट संकल्पित शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। श्रावण या सावन का महीना शिव भक्तों के लिए बेहद खास होता है। तो कह सकते हैं कि शिव अपनी ससुराल राजा दक्ष की नगरी कनखल हरिद्वार में निवास करते हैं। भगवान विष्णु के शयन में जाने के कारण तीनों लोक की देखभाल करते हैं। भगवान शिव ही ब्रह्मांड का संचालन करते हैं और कांवड़ यात्रा के संबंध में कई प्रकार की मान्यताएं हैं। कांवड़ यात्री ठीक है हरीश थपलियाल, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल वहां से तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए।